जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है लास्ट पार्ट में। अब हम पढ़ने वाले हैं 9/11 और द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। इस टॉपिक के अंडर हम पढ़ने वाले हैं कि 9/11 क्या था और ये कौन सी पूरा विश्व युद्ध होने वाला है टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। 4 एयरक्राफ्ट को टेररिस्ट जो है हाईजैक कर लेंगे। ठीक है, ये यूएस के एयरक्राफ्ट थे, 4 एयरक्राफ्ट थे और 19 हाईजैकर्स। हाईजैक करना मतलब कि जैसे कोई एयरप्लेन है उसके अंदर टेररिस्ट घुस आते हैं और अपनी डिमांड मनवाने तक जो है वो उन पैसेंजर्स को छोड़ते नहीं हैं, उन्हें मार देते हैं। ठीक है, ऐसे हाईजैक कर लेते हैं प्लेन को। तो अब 19 हाईजैकर्स जो हैं उन्होंने 4 एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया। कब किया था? 11 सितंबर 2001 के अंदर। देखिए, जो अमेरिका कन्वेंशन है ना उसके अकॉर्डिंगली, ये देखिए हम तो इंडिया के अकॉर्डिंगली हम ऐसे लिखेंगे इस डेट को, पर अमेरिका के अकॉर्डिंगली हम मंथ को पहले लिखते हैं। जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है वो फाउंड हुआ था इन 1776। ठीक है, द फाउंडिंग ऑफ द कंट्री मींस यूएस की फाउंडिंग कब हुई थी? 1776 के अंदर। ठीक है, तब से लेकर अब तक 2001 के अंदर ये जो हाईजैक्स ने क्रैश कराया, अटैक कराया है, वो सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाला इंसिडेंट था। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर मरे थे अब इस टाइम में। ठीक है, और ये शॉकिंग भी बहुत था लोगों के लिए, परंतु शॉकिंग 2 चीजें पहले भी हो चुकी थी। एक शॉकिंग चीज हुई थी 1814 के अंदर, जो कि तब ब्रिटिशर्स ने वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो है बर्निंग करा दी थी। ठीक है, आग वगैरह काफी ज्यादा फैल गई थी। अब देखिए 18 के बाद आता है 19 और इसको उल्टा कर दो। 1941 के अंदर जापानीज अटैक हुआ था पर्ल हार्बर के ऊपर। ठीक है, ये एक पोर्ट है, ठीक है, यूएस का, और यहाँ पर जो है अटैक कराया था जापान ने। ठीक है, 1941 के अंदर। तो ये दोनों भी चीजें शॉकिंग थी। ठीक है, इसके कंपैरेटिवली। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका 9/11 है इसे कंपेयर किया जाता है इन दोनों से, परंतु सबसे ज्यादा लोग जब मरे हैं, ठीक है, इसके बाद, इस टाइम के बाद कि जब आपका यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है, वो सिर्फ 2001 11 सितंबर को ही ऐसा हुआ था। अब देखो, आपको पता है कि अगर कुछ आप करते हो तो उसका रिजल्ट जरूर मिलता है ना, हम उससे बच नहीं सकते। ठीक है, इसलिए जो भी आप करते हो ना अच्छा ही करें। ठीक है, हेल्प करें, किसी की लिए बुरा ना करें। ठीक है, तो अब देखो बुरा कर दिया ना, अब उन्हें भी रिजल्ट मिलने वाला है। अब क्या हुआ था आपको पता है? 2000 के अंदर दोबारा से इलेक्शन कराने पड़े हैं। क्यों कराने पड़े? क्योंकि जो क्लिंटन है वो 2000 तक ही रहे थे। ठीक है, उसके बाद कौन आया? एक पर्सन आए जिनका नाम था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, ये बेटे थे, किसके बेटे थे? जो आपने पहले जॉर्ज HW बुश के बारे में पढ़ा था ना, HW सेम नाम है, बस HW आएगा। ठीक है, ये W बुश हैं, ये इनके बेटे हैं। ठीक है, अब क्लिंटन के बाद जो है 2001 के अंदर ये प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। कौन सी पार्टी के थे? रिपब्लिकन पार्टी के। क्लिंटन डेमोक्रेटिक के थे, ये रिपब्लिक के थे। अब ये क्लिंटन से बहुत ज्यादा अलग टाइप के पर्सन थे। ठीक है, इनके हार्डर व्यूज थे, मतलब मिलिट्री का यूसेज बहुत ज्यादा करना। ठीक है, लोगों को बाहर की जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें ज्यादा आपका इन प्रेसिडेंट का ज्यादा ही इंटरेस्ट था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम एक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर करने वाले हैं, एक विश्व युद्ध करने वाले हैं अगेंस्ट द आतंकवादीज। ठीक है, तो उसके लिए वन ऑफ द स्टेप क्या उठाया गया? एक ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जो है वो एक तरह से एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, शुरू किया गया। उसके अंडर क्या था? इस ऑपरेशन, इस मिशन के अंडर क्या था कि ये इतने ज्यादा फ्री हो रहे हैं। कैसे याद करोगे कि आपके अलकायदा और तालिबान ने मेनली ये दोनों चीजें, जो भी अभी 9/11 हुआ है ना, इन्होंने ही कराया था। एक अलकायदा ने, एक तालिबान ने, जो कि इनके सेंटर जो है अफगानिस्तान में मेनली है। ठीक है, इन्होंने अपनी फ्रीडम को ज्यादा ही यूज कर लिया। तो इनको हराने के लिए, इन्हें जेल में डालने के लिए कौन सा ऑपरेशन निकला?
ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी फ्रीडम ज्यादा ही, हद से ज्यादा यूज कर ली है, ज्यादा ही अपने आप को फ्री समझ रहे हैं कि यूएस जैसी कंट्री को भी ये 4 जहाजों से इनके मेन बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखिए क्या किया जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के अंडर, कि अलकायदा और तालिबान के जितने भी सेंटर्स थे अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर जो है ये लोगों को, जितने भी आपकी ये अलकायदा वगैरह के लोग हैं, ठीक है, टेररिस्ट हैं, उन्हें अरेस्ट करेंगे। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को पता नहीं चलने देंगे कि उनके लोग गए कहाँ, ठीक है, तो कहीं से भी उठा लेंगे उस टेररिस्ट को, ठीक है, और ऐसी जगह ट्रांसपोर्ट करा देंगे, सीक्रेट जेल्स में डाल देंगे। एग्जाम्पल है इसका ग्वांतानामो बे, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये क्यूबा के अंदर है। आपको पता है पहले क्यूबा जो है यूएसएसआर का बेस बना था, उसका फ्रेंड था, पर अब यूएसएसआर डूब गया है। वहां पर इन्होंने एक नेवल बेस बनाया था, ठीक है, नेवी का एक बेस बनाया था यूएस वालों ने। वहां पे कई जो आपके टेररिस्ट हैं उन्हें डाल दिया था जेल के अंदर, ठीक है। फिर उनके साथ क्या होगा आप सोच सकते हैं, यूएस कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉज कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। ऐसे नहीं है कि टेररिस्ट जो हैं उनके ये राइट्स हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो यूएस के अंडर है, ठीक है, यूएस अब उनके साथ जो मर्जी करे। कोई भी यूएन का रिप्रेजेंटेटिव अब अगर कहता है, यूनाइटेड नेशंस क्या है, सारी कंट्रीज का एक तरह से देखता है कि कौन सी कंट्री क्या कर रही है ना, एक तरह से इंटरनेशनली सभी को देखती है ये ऑर्गेनाइजेशन। हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। किसी भी यूएन के रिप्रेजेंटेटिव को मीट नहीं करने दिया गया विद दीज टेररिस्ट, ठीक है। तो आपने देख लिया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। अब हम अगले ऑपरेशन पर चलते हैं। अगला टॉपिक है इराक इन्वेजन, ठीक है। हमने सबसे पहला पढ़ा था फर्स्ट गल्फ वॉर, कहाँ पे हुई थी, इराक ने जब कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया था, वहां पर अपना कब्जा कर लिया था, तो इराक को कुवैत से बाहर निकालने के लिए किया था। अब ये जो इराक इन्वेजन है, ठीक है, वो क्या होगा कि इराक के अंदर जो है आपका यूएस आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा वो भी पढ़ेंगे, परंतु आप ये रिकॉल करें, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था, है ना, फर्स्ट गल्फ वॉर जब हो रही थी। अब कौन सा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है। अब देखो इराक के अंदर 2 ऑपरेशन हुए, आपको वो वाला तो याद ही होगा। अब ये क्यों हो रहा है, देखो ये जो ऑपरेशन हो रहा है ना, देखो ऑपरेशन इराकी, इतना तो याद रहेगा, फ्रीडम। यूएस वाले बहुत चालाक थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा कि इराक के अंदर ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की वो हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और यहाँ पर बहुत सारे WMD हैं, मतलब ऐसे वेपन्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इकट्ठे, ठीक है। तो अब हम इराक को ना इन WMD से छुटकारा दिलाने आए हैं, ठीक है, ताकि वर्ल्ड अपने आप को सेफ फील कर सके, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा कि इराक को हम फ्रीडम दिलवा रहे हैं एक तरह से। तो अभी देखो यूएन ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं करना, परंतु आपका यूएस अपने आप को सब कुछ मानते हैं ना, तो इसने क्या करा, यूएस ने 40 और कंट्रीज के साथ एक गठबंधन बनाया, ठीक है, एक कोलिजन बनाई, जिसका नाम रख दिया गया कोलिजन ऑफ विलिंग, ठीक है। अपनी मर्जी से वो कंट्रीज आ रही है ना, यूएन ने तो मना कर दिया ऐसा कुछ नहीं करना भाई, ठीक है, परंतु आपका यूएस ने 40 देशों के साथ एक कोलिजन बनाई, एक समूह बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिसे ग्रुप ऑफ या कोलिजन ऑफ विलिंग बोला गया, ठीक है। इसका मेन इन्होंने ये बताया कि हम WMD को खत्म करना चाहते हैं इराक से, तो इस ऑपरेशन का नाम रख दिया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है। परंतु जब देखा गया वहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसे कोई वेपन्स थे ही नहीं, ठीक है। तो पता चला कि एक्चुअल में यूएस का क्या असली मोटिव हो सकता है इसके पीछे। मोटिव था कि वो ऑयल फील्ड्स जो है ना इराक के अंदर, ठीक है, जो तेल जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उसके ऊपर अपना कब्जा करना चाहता था, और यूएस इराक के अंदर अपने साथ फ्रेंडली रिजीम जो है एस्टैब्लिश करना चाहता था, ठीक है। सद्दाम हुसैन जो है वहां पे उनका रूल था, है ना, उनकी गवर्नमेंट थी। अब देखिए क्या होता है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू हो गया, 40 कंट्री प्लस यूएस वहां पर गए, ठीक है। सद्दाम हुसैन जो है वहां पर उनकी जो गवर्नमेंट है वो तो गिर सी गई, परंतु लोग जो हैं वो काफी ज्यादा खिलाफ थे इस यूएस ऑक्यूपेशन के, ठीक है। उन्हें यूएस को बाहर निकालना था, तो
कंट्री के अंदर इंसर्जेंसी फैल गई कि मतलब लोग ही खिलाफ हो गए थे, ठीक है। और क्या हुआ कि यूएस के 3000 मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो मारे गए, ठीक है, एज कम्पेयर टू इराक के जो सिविलियंस हैं, मतलब नॉर्मल पीपल है, वो 50,000 से ज्यादा मारे गए। तो आप देख सकते हो इराक के लोग बहुत ज्यादा मारे गए, परंतु एंड रिजल्ट क्या निकला, यूएस फेल हो गया, ठीक है। यूएस जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया इराक के ऊपर अपना कब्जा करने में, ठीक है। तो ये एक फेलियर था, लोगों ने आवाज उठाई तो फेलियर हुआ पॉलिटिकली भी, ठीक है। पॉलिटिकल यहाँ पर अपना कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगी, और एक तरह से मिलिट्री तौर पर भी अपनी मिलिट्री जो है इनकी इतनी अच्छी रही नहीं कि भाई लोगों के खिलाफ भी लड़ ले, ठीक है। तो ये था इराक इन्वेजन, फेल हो गया। पहले जो डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था वो जो है ठीक हो गया था, सक्सेसफुल था, पर ये फेलियर था। अब इनकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब हुआ था इराक इन्वेजन, 19 मार्च 2003, 19 मार्च 2003। एक ही पेपर पे सारी डेट्स लिख लीजिए, ठीक है, याद करने में आसानी होगी। अब कर लेते हैं अपना आखिरी टॉपिक, ठीक है, वो है कि इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशन कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रिलेशनशिप्स वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से कर लेने हैं। देखो क्या हुआ था, आपको पता है इंडिया नाम को फॉलो कर रहा था, नॉन अलाइंड मूवमेंट को फॉलो करता था, पर फिर भी एक साइड यूएसएसआर था, दूसरी साइड यूएस था। फिर भी जो इंडिया था वो यूएसएसआर का ज्यादा ही फ्रेंड था, ठीक है। तो मतलब यूएसएसआर के साथ ज्यादा लगाव था इंडिया का, परंतु फिर भी वो नाम को भी फॉलो कर रहा था, तो यूएस के थोड़े दूर ही था इंडिया। अब क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन होगी यूएसएसआर की, यूएसएसआर तो गेम से ही आउट हो गया। अब मतलब कि यूएस बच गया। अब क्या करना पड़ेगा इंडिया को, इंडिया जो है वो यूएस की आइडियोलॉजी को भी अडॉप्ट कर रही थी इस टाइम पर, ठीक है। अपनी कंट्री को लिबरलाइज कर रही थी, ठीक है। लिबरलाइज का मतलब क्या है, स्टेट का कंट्रोल कम कर रही थी, ठीक है। स्टेट जो है मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडिया पर कम कर रही थी, मतलब यूएस के साथ चल रही थी कि भी यूएस जो कह रहा है ना वो आइडियोलॉजी अब इंडिया को अच्छी लगने लगी थी। अब क्या हुआ, इन्होंने मतलब हमने जो है आपकी ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसके साथ जुड़ने का वो किया, ठीक है, कोशिश की कि हम अब वर्ल्ड ट्रेड क्या करेंगे। पहले तो हम अपनी अंदर लोकल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर रहे थे, परंतु अब हम वर्ल्ड ट्रेड करना चाहते हैं। तो मतलब आइडियोलॉजी हमारी यूएस वाली थी, ठीक है। और इंडिया और यूएस का ना जो रिलेशन है वो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा जोड़ रखा है, ठीक है। तो यूएस और इंडिया का रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी ने काफी जोड़ा हुआ है। इसके 4 एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इंडिया से सॉफ्टवेयर जितना भी सामान जाता है ना, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, मतलब एक्सपोर्ट जितना भी होता है वो उसका 65% यूएस के अंदर ही जाता है, ठीक है। इंडिया में से सॉफ्टवेयर का जितना भी सामान एक्सपोर्ट होता है उसमें से 65% यूएस के अंदर ही जाता है। इंडिया के लोग जो हैं, ठीक है, जितना भी बोइंग का टेक्नोलॉजी स्टाफ है, ठीक है, बोइंग का जितना भी टेक्नोलॉजी स्टाफ है उसमें से 35% जो है इंडिया के लोग काम करते हैं, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखो ये 100% हो गया, 65-35, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन वैली के अंदर 3 लाख से ज्यादा इंडियंस काम करते हैं, ठीक है। ये सारी यूएस के अंदर हैं ये सारी जगहें। उसके बाद देखो 15% हाईटेक स्टार्टअप्स जितने भी पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप, बहुत बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट करते हैं जितने भी लोग, उनमें से 15% जो है एक्चुअल में इंडियन अमेरिकन हैं। देखो मतलब कि एक तरह से एंसेस्ट्री इंडिया के अंदर है, ठीक है, इनकी फैमिली इंडिया के अंदर है, चले जाते हैं ये अमेरिका के अंदर, वहां पर जाके बहुत बड़ा बिजनेस खोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे 15% स्टार्टअप्स जो है ना वो इंडियन अमेरिकन ने करे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपकी टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा जोड़ रही है यूएस और इंडिया को। अब देखो अब हम क्या करें, अब हमारा यूएसएसआर तो टूट गया है ना, वो तो अब पावर नहीं रहा इतनी बड़ी, अब हमारा यूएस जो है काफी बड़ी पावर बन गया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों के तरह तरह के व्यूज थे, तो डिबेट बहुत ज्यादा हो रहा था। 3 तरीके के लोग थे, ठीक है, 3 तरीके के ग्रुप्स थे एक्चुअल में,
कि जो कि अलग अलग चीजें सजेस्ट कर रहे थे इंडिया के लिए। सबसे पहले लोग थे अलूफनेस, कह रहे थे अलूफनेस रखो, मतलब अकेला रहो भाई, आइसोलेशन में रहो। आपकी यूएस बहुत खतरनाक चीज है, मिलिट्रीली काफी ज्यादा पावरफुल है, इनके पास बहुत ज्यादा वेपन्स है, अटैक कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, दूर ही रहो यूएस से। नंबर 1 वो लोग थे। दूसरे लोग थे हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, कह रहे थे कि जो आपका यूएस है ना, उसके साथ फ्रेंडशिप बनाने का ये सबसे बड़ा आपका अपॉर्चुनिटी है। अभी देख लो भाई, आप अपने आप को इसका फ्रेंड बना लो, ठीक है, फायदा आपका ही है। उसके बाद देखिए, जो ये अलूफनेस वाले लोग थे ना, ये ऐसे भी कहते थे कि आप यूएस को छोड़ दो, अपने आप की जो पावर है ना वो बिल्डअप करो, अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रांग भी कर लो। तीसरे टाइप के लोग थे जो कह रहे थे कोलिजन बना लो, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो सारी इकट्ठे होके एक कोलिजन बना लो, एक ग्रुप बना लो, ताकि आने वाले टाइम के अंदर क्या करेंगे, हम एक बहुत बड़ी पावर बन जाएंगे, सारे जितनी भी हमारे साथ कंट्रीज होंगी, ठीक है। तो ये 3 व्यू पॉइंट्स थे। ओके, अब देखिए ये तीनों जो व्यू पॉइंट्स है ना आपके, ये तीनों ही हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे, इनमें से कोई एक परफेक्ट नहीं था, ठीक है। जो हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी वाले कह रहे थे कि अगर हम यूएस से ज्यादा देर के लिए ऐसे अनफ्रेंडली बिहेव करेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो तीनों का अलग व्यू पॉइंट था, परंतु हमें इन तीनों का मिक्सचर अपनाना पड़ता, ठीक है। इसकी वजह से हम इन तीनों में से कोई एक स्ट्रैटेजी को अपना नहीं सकते थे, ठीक है। दैट इज इट, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मल्टीपल रिविजन्स करनी है आपको। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना है, ठीक है, उससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, उन्हें भी मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में, सी यू। पहले लिखते हैं, डेट को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ से आया 9/11, ठीक है। तो ये जो डेट है 11 सितंबर को ऐसा हुआ था, इसकी वजह से इस इंसिडेंट को 9/11 बोल दिया जाता है कि क्या हुआ था, हाईजैक हुआ था। अब बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, हाईजैक होने के बाद क्या हुआ, ये 4 जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें क्रैश कराया जाएगा इन 4 इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, ठीक है। तो पहले जो 2 हैं वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उसकी बिल्डिंग्स में जाके क्रैश करेंगे, ठीक है। जो पहले वाला था वो नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जाके क्रैश होगा, यहाँ पर तबाही मचा देगा। दूसरा जो है साउथ टावर के क्रैश कर दिया, ठीक है। तीसरा जो एयरप्लेन था उसने किसको क्रैश किया, पेंटागन बिल्डिंग को, ठीक है। ये दोनों जो है वो ट्रेड से रिलेटेड है ना। ये ट्रेड एक्चुअल में इकोनॉमिकली काफी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स थी हमारी। पेंटागन बिल्डिंग जो है वो आपकी डिफेंस से रिलेटेड थी। ये चारों जो आपकी प्लेसेस हैं ये यूएस के अंदर प्रेजेंट है। तो अभी क्या हुआ, हाईजैकर्स ने यूएस की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे जो है क्रैशेस किए हैं। जो आपका एक्चुअल में ये वाली जो है वो पेंटागन बिल्डिंग डिफेंस की बिल्डिंग थी। कहाँ पर थी, पेंटागन कहाँ पे है, आर्लिंगटन में, ठीक है। थोड़ा सेम राइमिंग हो गई। पेंटागन आर्लिंगटन में था, आर्लिंगटन जो है वो वर्जीनिया के अंदर है, ठीक है। 4th जो एयरक्राफ्ट था ना उसका प्लान जो है वो चौपट हो गया। क्यों हुआ, इसे एक्चुअल में गिराना था कैपिटल बिल्डिंग पर, ठीक है, पर ये जाके क्रैश हो गया पेनिसिल्वेनिया के फील्ड्स में, ठीक है। उनके खेतों में जो है, पेनिसिल्वेनिया एक जगह है, वहां पर जाकर क्रैश हो जाता है और कैपिटल बिल्डिंग पर जो है ये अटैक नहीं हो पाता। तो आप देख सकते हो 3 जगहों पर जो है बहुत ज्यादा तबाही मचा दी इन हाईजैकर्स ने यूएस के अंदर। इसकी वजह से 3 प्लेसेस पे हुआ है ना, तो 3000 लोग मर गए थे इस टाइम पर, ठीक है।